बेटा एक ही शुगर से बने होंगे, सिंगल शुगर। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल थे ग्लाइसिन, एलेनाइन, वेलाइन। सल्फर अमीनो एसिड्स के हैं मिथियोनिन, सिस्टीन। हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड्स के हैं। बेटा एंजाइम क्या होता है? एक लिविंग चीज है, एक लिविंग कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब जो रिएक्शन को फास्ट करने में मदद कर रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर, माय नेम इज डॉक्टर आरुषि अली। और मैं जानती हूं बेटा आपने इस वीडियो पे इसलिए क्लिक किया होगा कि बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर हर क्लास 11th के बच्चे के लिए एक नाइटमेयर होता है कि मैम इसका वीडियो डाल दो, इसका रिवीजन करा दो, इसको पढ़ा दो। और बेटा अगर आप इनमें से कोई भी चीज करने के लिए यहाँ पे हैं तो डेफिनेटली दिस इज द वीडियो फॉर यू। इस लेक्चर को मैं कोशिश करूंगी शॉर्टेस्ट फॉर्म में फुल एनसीईआरटी को विद एवरी स्ट्रक्चर एंड एवरी डिटेलिंग कवर करूं विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, ताकि आप लोगों को ये चैप्टर इजी लगने लगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। चलिए, तो बेटा हम इस पूरे लेक्चर को कवर करने वाले हैं। इसके अंदर साथ में बेटा आपको सबसे पहला हाई करना पड़ेगा बायोमोलिक्यूल जी को, क्योंकि इनके दर्शन के बिना आप इस चैप्टर की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज आवर क्यूट बायोमोलिक्यूल जी। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल जी क्या होते हैं यार? बायोमोलिक्यूल्स होते क्या क्या है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे चार जो है बेस्टीज का ग्रुप है जो ये, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड्स। बेटा यही मिलके बनाते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि यार ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। बेटा जितने भी कार्बन कंपाउंड हमें लिविंग टिश्यू से मिल रहे हैं, जैसे कि अभी हमने चार भाई देखे, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। अब आप बोलोगे मैम एंजाइम्स क्यों लिखा है यार? आपने तो बोला था अभी चार ही भाई हैं। यस बेटा, भाई तो चार ही हैं। एंजाइम्स इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन ओनली, ठीक है, बट इट इज अ बायोमोलिक्यूल। आपके चैप्टर में दे रखा है इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। बट मेजर फोर बायोमोलिक्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है यार, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल छोटा है, कौन सा मॉलिक्यूल बड़ा है ना भाई? सब लोगों का अपना अपना साइज होता है भाई, है ना। अब यहाँ पे आप देखो ये बड़ा है साइज में, ये देखो भाई साहब छोटे हैं। तो यार ये कैसे पता चलेगा कि कौन बड़ा मॉलिक्यूल है और कौन छोटा मॉलिक्यूल है? इन्हें तो चलो आप अपनी आंखों से देख के बता सकते हैं, पर बायोमॉलिक्यूल्स तो बहुत छोटे होते हैं यार, उनको कैसे बताओगे? तो बेटा उस चीज के लिए एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसे कहते हैं एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड। आपके एनसीईआरटी खोलते ही पहले पैराग्राफ में यही चीज बताई जाती है कि आप सबसे पहले एक लिविंग टिश्यू लोगे, ठीक है। लिविंग टिश्यू कैन बी एनीथिंग। एक वेजिटेबल पीस ले लेते हैं, मान लेते हैं एक वेजिटेबल का टुकड़ा लिया। फिर बेटा उस टुकड़े को आपने डाला मोटार और पेसिल में। मैं आपको दिखाती हूं कैसे। मान लीजिए दिस इज अ कंटेनर। आपने इस कंटेनर के अंदर एक वेजिटेबल का पीस डाला, ठीक है, साथ में बेटा आपने ऐड किया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। आपने भाई इसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड भी ऐड कर दिया। अब बेटा आपने इसको बहुत देर कूटा मोटार एंड पेसिल में। मैम मोटार पेसिल क्या होता है? बेटा मोटार पेसिल ये होता है, ठीक है, जिसको आप हिंदी में अमाम दस्ता भी कहते हैं। इसके अंदर आपने क्या डाला है? इसके अंदर आपने डाला है वो वेजिटेबल का पीस, प्लस आपने डाला ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये दोनों को डाल के आपने पीसा। अब बेटा पीसने के बाद आप इसको छानेंगे। अब छानने के लिए आप लेंगे एक कंटेनर। इस कंटेनर पे आप लगाते हैं एक चीज क्लॉथ, ठीक है, आप क्या लगा सकते हैं? एक चीज क्लॉथ लगा सकते हैं। अब आप जो आपने पीसा था वो वेजिटेबल पीस और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, उसको इसके ऊपर डालेंगे। अब बेटा जब आप अपनी चाय को छानते हैं तो चाय तो आ जाती है कप के अंदर, छन्नी में रह जाती है चाय पत्ती। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स तो रह जाएंगे ऊपर और जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं साइज में वो आ जाएंगे नीचे। तो बेटा जो नीचे आए उनको कहते हैं फिल्टर हो गए, फिल्ट्रेट। जो बेटा इसके अंदर रह गए उन्हें कहते हैं रिटेंटेट, क्योंकि ये रिटेन हो गए, वो रिटेन हो गए, छन्नी के अंदर ही रह गए, इसलिए रिटेंटेट। अब सीधी सी बात है, इनका साइज ज्यादा होगा या इनका? रिटेंटेट। तो बेटा रिटेंटेट को कहते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल और फिल्ट्रेट को कहते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, इस तरीके से बेटा हमने मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल को डिवाइड किया। अब इसके बीच में आप डिफरेंस देख सकते हैं फिल्ट्रेट का मतलब है बायो माइक्रोमोलिक्यूल या एसिड सॉल्युबल पूल। बेटा बायो माइक्रोमोलिक्यूल वो होते हैं जिनका वजन 1000 डाल्टन से कम होता है, विच मींस उनका वजन 18 से 800 डाल्टन के बीच में होता है। तो जो भी मॉलिक्यूल इस वजन की रेंज का होगा वो एक माइक्रोमोलिक्यूल कहलाएगा। एग्जाम्पल अमीनो एसिड्स हो गए, शुगर्स हो गई, नाइट्रोजन बेस हो गए,
फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, ये सब बेटा बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। मूविंग ऑन, मैक्रो क्या होते हैं बेटा? मैक्रो माने साइज में बड़ा, रिटेंटेट या एसिड इनसॉल्युबल पूल, मैक्रोमोलिक्यूल। इसके अंदर बेटा आते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स। पर आप यहां पे एक चीज नोटिस करो, लिपिड्स के लिए यहां पे अलग से एक बात लिखी है, नॉट स्ट्रिक्टली अ बायोमैक्रोमोलिक्यूल। यार लिपिड्स के साथ ऐसी जागती क्यों की गई है कि उनको इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है? यार व्हाट इज प्रॉब्लम विद लिपिड्स मैम? लिपिड्स के लिए ऐसा क्यों लिखा है कि ये पूरी तरीके से एक बायोमैक्रोमोलिक्यूल नहीं है? तो बेटा होता क्या है, नॉर्मली आप सबने पढ़ा है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन बेटा फॉस्फोलिपिड बायलेयर से बनती है। आपको पता होगा, ये चीज आप पढ़ते हैं सेल चैप्टर के अंदर। तो भाई मेम्ब्रेन कैसी होती है? उसमें बेटा लिपिड्स लगे होते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बेटा लिपिड्स लगे होते हैं। तो दीज आर लिपिड्स जो कि बेटा मेम्ब्रेन के अंदर लगे हुए हैं। अभी यहां पर अगर मैं एक लिपिड का वजन देखूं तो बेटा इट इज लेस देन 800 डाल्टन्स, लेस देन 800 डाल्टन्स, which makes it a बायोमाइक्रोमोलिक्यूल। फिर मैम यार आपने अगर ये इतना कम वजन का है, 800 डाल्टन से कम वजन का है, तो फिर आप इसे मैक्रोमोलिक्यूल क्यों कह रही थी? क्योंकि बेटा जब आपने मोटार पेसिल के अंदर उस वेजिटेबल पीस को कूटा, ठीक है, आपने क्या किया, आपने एक मोटार पेसिल के अंदर इसको डाला और इसको कूटा। कूटने के बाद बेटा क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है विसाइकल्स के फॉर्म में बन जाती है, ऐसे विसाइकल्स के फॉर्म में बन जाती है। क्या बन जाती है? विसाइकल्स के फॉर्म में। तब बेटा ओवरऑल इसका वेट हो जाता है 10,000 डाल्टन से ज्यादा। तो बेटा ये बन जाता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल। क्योंकि बेटा हमने तो छन्नी में छानना है, बट ये तो छन्नी में छना ही नहीं, क्योंकि ये तो विसाइकल के फॉर्म में बन गया था। तो विच मींस अकेले लिपिड के मॉलिक्यूल का वजन तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल जितना है, बट जब वो एक विसाइकल फॉर्म कर लेता है तो बेटा वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में आता है, रिटेंटेट, छन्नी में ही रह जाता है, छन नहीं पाता है। तो इसलिए बेटा फिर हम इसको बायो मैक्रोमोलिक्यूल कहने लगे। यही चीज यहां मैंने आपके फ्लो चार्ट में लिखी है, या आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। व्हेन वी मेक स्लरी, जब हम पीसते हैं तो सेल मेम्ब्रेन डिसरप्ट होती है, लिपिड्स फॉर्म वेसिकल्स, व्हिच इज व्हाई ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा हो जाता है। इंडिविजुअली अगर आप मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो 800 डाल्टन से कम है, बट इट ऑलवेज फॉर्म वेसिकल्स, क्योंकि आप जब भी पीसेंगे वो वेसिकल्स बनाएगा, एंड कम्स इन एसिड इनसॉल्युबल पार्ट, हेंस कम्स अंडर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, चलिए आपको लिपिड की दुखद स्टोरी तो पता चली। अब बेटा एक और टेस्ट होता है जिसे कहते हैं एश एनालिसिस टेस्ट। बेटा किसी भी सेल के अंदर इनऑर्गेनिक कंटेंट कितना है उसको पता लगाने के लिए इस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेस्ट में हम एक सेल को लेते हैं, उसका वजन नापते हैं। अब सेल में यार पानी भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। तो सबसे पहले हम पानी का वेट वेट नापते हैं, उसका ओवरऑल वेट। फिर हम उसको थोड़ा हीट करते हैं ताकि उसके सेल के अंदर का फ्लूइड उड़ जाए, और उसका ड्राई वेट नापते हैं। फिर बेटा हम उस सेल को जला देते हैं, बर्न करते हैं। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जितनी भी सेल में होती हैं बेटा वो ऐश बन के उड़ जाती है। अब रिमेनिंग रह जाता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दैट इज मैग्नीशियम, फॉस्फेट, ये सारी चीजें। तो भाई हमारा मेन एम क्या था? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस चाहिए, जो हमें मिल गई इस टेस्ट से। अब बेटा आता है, या आपकी ना एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल दे रखा है कि एक सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो भाई सेल में 70 से 90% पानी होता है, प्रोटीन होता है 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड्स 2, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7, आयंस 1। तो बेटा अगर आप ओवरऑल देखेंगे, इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अगर मैं आपसे पूछूं विच इज द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस इन अ सेल, सेल में सबसे ज्यादा क्या चीज है, तो बेटा वो है पानी, क्योंकि बेटा पानी 70 से 90% है। पर वही अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूं मोस्ट अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल सेल में कौन है, तो बेटा पानी इज नॉट अ बायोमोलिक्यूल, तो प्रोटीन है 10 से 15%। तो भाई प्रोटीन इज द मोस्ट अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल इन द सेल। चलिए चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज मेटाबोलाइट्स। मैम मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? बेटा मेटाबोलाइट्स होते हैं
सम टोटल, पहले तो सबसे पहले हमें मेटाबॉलिज्म समझना पड़ेगा कि यार मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म बेटा आपकी बॉडी में कितने रिएक्शंस चल रहे हैं एट अ टाइम। बेटा डाइजेशन भी हो रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रहा है, एक्सक्रीशन भी हो रहा है, डाइजेशन भी हो रहा है, यहाँ रिएक्शन चल रही है वहां। तो बेटा ओवरऑल आपकी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस चल रहे हैं, सम टोटल ऑफ ऑल कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब जिस रिएक्शंस में चीजें टूट रही हैं, एनाबॉलिज्म मतलब जिनमें चीजें जुड़ रही हैं। ड्यूरिंग अ मेटाबॉलिक रिएक्शन द सब्सटेंस फॉर्म्ड आर कॉल्ड एज मेटाबोलाइट। बेटा मेटाबॉलिक रिएक्शन के समय पे जो चीजें बनती हैं उन्हें मेटाबोलाइट्स कहा जाता है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इनके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। तो बेटा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? वो मेटाबोलाइट्स बेटा जो ऑर्गेनिज्म के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेटा ये डायरेक्टली उसकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। बॉडी की प्रोसेस में बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकली इन्वॉल्व है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, क्लोरोफिल, हीम। भाई ग्लूकोज तुम्हारी बॉडी में कितना जरूरी है? अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, हीम से भाई हीमोग्लोबिन बन रहा है, क्लोरोफिल से भाई पौधा खाना बना रहा है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है? These are found in certain plants, microbes, fungi, which may not be useful to them, but वो हमारे लिए can be beneficial. Examples बेटा आप इस टेबल में देखिए। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या क्या है? That is पिगमेंट्स है, कैरोटीनॉइड्स एंड एंथ्रोसाइनेंस, अल्कलॉइड्स जैसे मॉर्फिन, कोडीन, टर्पिनॉइड्स जैसे मोंटरपेंस एंड डिटर्पेंस, एसेंशियल ऑयल्स लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन्स एब्रिन एंड राइसिन, लेक्टिन्स दैट इज कॉनकेवलिन ए, ड्रग्स जैसे वेनाब्लास्टिन एंड कुकुरकुमिन, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस रबर, गम्स एंड सेल्यूलोज। तो बेटा ये सारी चीजें आप लोग, अगर आप सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप दो तीन चीजें याद कर सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम जैसे नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप बेटा ये सारे याद कीजिए, बिकॉज इनमें से कुछ भी ऑप्शन में आ जाएगा और पूछ लिया जाएगा वो सेकेंडरी है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट है। नेक्स्ट लो पूछ ही लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेटाबोलाइट? इनमें से कौन सा ऐसा है जो डायरेक्टली फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है? बेटा ग्लूकोज, because carotenoid, morphine and cellulose are secondary metabolites. Next question, secondary metabolites किस चीज में मदद करते हैं? बेटा प्राइमरी तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में कर रहे थे, ये करते हैं ह्यूमन वेलफेयर और इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेटा ये बैक्टीरिया फंगस से बन रहे हैं। ये उनके लिए तो नहीं पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए और इकोलॉजी के लिए। फिर आते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स बेटा इस चैप्टर में अब एक एक करके हम सारे बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम प्रोटीन्स पढ़ेंगे, लिपिड्स पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ेंगे एंड एंजाइम्स पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट बेटा किस चीज से मिलके बनता है? बेटा कार्बोहाइड्रेट या तो एल्डिहाइड से बनेगा या कीटोन से बनेगा। अब देखो पॉली मतलब ज्यादा कार्बन होंगे, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप होगा, एल्डिहाइड होता है CHO। बेटा फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है। पॉली मतलब मेनी हाइड्रोक्सीज OH एंड बेटा कीटोन। अब मैं आपको एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूं। बेटा मिनिमम एक कार्बोहाइड्रेट में 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। 3 कार्बन तो बेटा मिनिमम ही होंगे एक कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। तो बेटा आप यहां देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप ये हो गए 3 कार्बन, दिस इज अ एल्डिहाइड। बेटा एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे लगता है, फर्स्ट पोजीशन पे सबसे ऊपर की तरफ लगता है CHO ग्रुप, ठीक है। अब कीटोन कहां होता है बेटा? कीटोन लगता है ठीक है, कीटोन लगता है बेटा मिडल में। कीटोन ग्रुप कभी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं लगेगा, कीटोन ग्रुप बेटा हमेशा मिडल पोजीशन पे आता है, तभी बेटा इसकी वैलेंसी फुलफिल हो पाएगी। कीटोन है COO, तो बेटा अगर 2 वैलेंसी यहां हो गई, 2 यहां हो गई, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे कभी लग ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये फर्स्ट पोजीशन पे लगेगा तो ये एल्डिहाइड ही बन जाएगा। तो बेटा कीटोन हमेशा मिडल में आता है, और अगर किसी भी सब्सटेंस में एल्डिहाइड या कीटोन है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, तो वो बेटा एक कार्बोहाइड्रेट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं बेटा 3 टाइप के होते हैं, दैट इज मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड मतलब होते हैं बेटा एक ही शुगर से बने होंगे, सिंगल शुगर, और ओलिगोसैकेराइड होते हैं बेटा 2 या 9 शुगर से बने हुए। और
पॉलीसैकेराइड होते हैं 10 या ज्यादा शुगर से बने हुए। सो बेसिकली बेटा ये गरीबी का ऑर्डर है। सो मोनोसैकेराइड जो बॉयफ्रेंड है अपनी गर्लफ्रेंड को एक ही मोती का हार मतलब एक ही शुगर का मॉलिक्यूल गिफ्ट कर सकता है। ऑलिगोसैकेराइड है मिडिल क्लास लोग जो थोड़ा अपना बजट बढ़ा के 2 मोती 3 मोती या 4 मोती, ठीक है, या 9 मोती का हार दे सकते हैं। ये तो भाई एक ही मोती का। और ये पॉलीसैकेराइड है बेटा अंबानी के बच्चे जो भाई 10 या 10 से ज्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स की चेन बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूं। मोनोसैकेराइड्स में बेटा एक रिंग के अंदर 3 से 7 कार्बन हो सकते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला ऐसा हो सकता है, 5 कार्बन वाला ऐसा हो सकता है, 6 कार्बन वाला ऐसा हो सकता है। तो बेटा ऐसा ही कुछ मोनोसैकेराइड्स दिख सकते हैं। ठीक है, एक रिंग के अंदर 3 से 7 कार्बन हो सकते हैं। अगर रिंग में बेटा 3 कार्बन है तो इट इज अ ट्रायोज शुगर। रिंग में अगर 4 कार्बन है तो टेट्रोज शुगर, 5 कार्बन है तो पेंटोज, 6 कार्बन है तो हेक्सोज और 7 है तो हेप्टोज। बेटा मोस्ट कॉमनली यूज्ड शुगर होती हैं पेंटोज एंड हेक्सोज, जो आप सबसे ज्यादा इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ऑलिगोसैकेराइड्स में बेटा अगर आप 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स को जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये बन गया डाइसैकेराइड, 2 मॉलिक्यूल्स को जोड़ दिया। वहीं मैं 3 शुगर के मॉलिक्यूल्स को जोड़ दूं अगर तो ट्राइसैकेराइड, 4 को जोड़ दूं तो टेट्रासैकेराइड। इस तरीके से बेटा आप मल्टीपल नाम लिख सकते हैं। आप 2 शुगर को जोड़ेंगे डाइसैकेराइड, 3 शुगर को जोड़ेंगे ट्राइसैकेराइड, और बेटा आप मल्टीपल शुगर के मॉलिक्यूल्स को जोड़ेंगे पॉलीसैकेराइड। डायग्राम दिखाऊं तो मोनो मतलब बेटा एक ही शुगर 3 से 7 कार्बन तक की हो सकती है। यहां बेटा 2 शुगर है, यहां मल्टीपल शुगर है, यहां 2 से 9 हो सकती है, यहां 10 और 10 से ज्यादा होती है। अब बेटा कार्बोहाइड्रेट्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो या तो एकदम स्ट्रेट चेन हो सकता है या वो रिंग के फॉर्म में हो सकता है। रिंग बेटा पायरेनोज या फ्यूरेनोज होता है। पायरेनोज होता है बेटा कुछ ऐसा। ठीक है, जब बेटा रिंग के अंदर 5 कार्बन हो, 5 कार्बन इनसाइड रिंग, अगर रिंग के अंदर बेटा 5 कार्बन है तो इट इज पायरेनोज रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर। बट अगर बेटा वही फ्यूरेनोज में रिंग के अंदर 4 कार्बन है, 4 कार्बन विद इन द रिंग, अगर देयर इज 4 कार्बन विद इन द रिंग देन इट इज कॉल्ड एज फ्यूरेनोज रिंग फॉर्म कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर। तो भाई जितने भी आप स्ट्रक्चर इस चैप्टर में बनाएंगे या तो एकदम सीधे स्ट्रेट बनाएंगे या ऐसे मटकते हुए अदरक जैसे रिंग फॉर्म के स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो चलिए अब बेटा हमने देख लिया मोनोसैकेराइड, ऑलिगो और पॉलीसैकेराइड। अब आइए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको 3 मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, दैट इज ग्लूकोज, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है बेटा ग्लूकोज, विच इज अ 6 कार्बन शुगर। ओके, ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, राइट। अब इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूं आपको। स्ट्रक्चर बनाना सीखना बहुत जरूरी है, विद प्रैक्टिस ही आपको आएगा, पर एकदम आईज ऑन द बोर्ड, एकदम ध्यान से सीखेंगे, एकदम प्यार से। बेटा 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर बेटा एल्डिहाइड है तो पहले कार्बन पे एल्डिहाइड लगा देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब बेटा नेक्स्ट चीज हम क्या देखते हैं कि भाई 6 कार्बन बना दिए, पहले कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप बना दिया, फाइन। अब बेटा राइट साइड पे OH लगा दो सिवाय 3rd कार्बन के, राइट साइड पे OH लगा दो सिवाय 3rd कार्बन के, और लेफ्ट साइड पे H लगा दो। बेटा सिर्फ 3rd कार्बन ही ऐसी है जहां पे H और OH उल्टा होता है, बाकी सब में OH is on the right side and H is on the left side, leaving the 3rd कार्बन। यहां मैंने लिखा भी है, एक्सेप्ट 3rd कार्बन में OH ऑपोजिट साइड पे होगा, बाकी सारे राइट साइड पे होंगे। ठीक है मैम, मैम इतना इजी? हाँ बेटा बहुत इजी स्ट्रक्चर था, देखो डन हो भी गया। दिस इज ग्लूकोज।